हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि किस तरह से फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन निकाला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। इससे पहले जो वीडियो थी या इससे पहले का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने कॉन्केव मिरर से रिलेशन निकाला था, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में कॉन्वेक्स मिरर में क्या रिलेशन है। तो देखिए, कॉन्वेक्स के साथ इमेज का फॉर्मेशन कुछ अलग तरह से होता है। किस तरह से होता है उससे पहले एक रे डायग्राम से चेक कर लेते हैं। देखो, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर बनाएं तो वो वैक्स यानी कि इनसाइड पोर्शन से पॉलिश करा जाता है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है कुछ जिस पर जिससे इमेज बनेगी। यहाँ पोल है। अब हमने आपको बताया था जब रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी मिरर के तो जो लाइट है वो फोकस से पास करती है। तो अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में एक रे ऑफ लाइट फॉल कराता हूँ मिरर पे, तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे बच्चों। मैंने कहा था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जब भी नॉर्मल को डाला जाता है तो वो कहाँ पर जाकर टच करती है, मीट करती है मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कि इस साइड होगा। तो ये जाकर लाई करेगी नॉर्मल। हम अगर इसका फॉल कराएं तो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर लाई करें कुछ इस तरह से। अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल एंड डैश के साथ इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है बच्चों। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, तो जितने एंगल से रिफ्लेक्ट करी है, इंसिडेंट करी है, उतने से रिफ्लेक्ट भी करेगी। और जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ पर जाकर अपीयर होगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में बच्चों ये फोकस पर जाकर अपीयर होगा कुछ इस तरह से, फोकस पर जाकर अपीयर होगा। ठीक है। सो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये एंगल थीटा बना रहा है बेटा, तो अगर ध्यान से देखेंगे आप, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा, वो कितना होगा, यहां से देखें जरा, एंगल थीटा। एंगल थीटा इंसिडेंस एंगल है तो आर भी हमारा कितना होगा बेटा, ये भी एंगल थीटा होगा कि नहीं? क्लियर है इतनी बात? अब अगर ये थीटा है तो बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये भी थीटा हो जाएगा हमारा। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर ये ट्राइंगल के दो एंगल थीटा है तो सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की बेटा। अगर आप देखो इस तरीके से ट्राइंगल बनाकर हम देखें तो ये हमारा ट्राइंगल है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर ये होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। ट्राइंगल के बाहर का एक्सटीरियर एंगल जो करस्पॉन्डिंग होता है उसको, यानी ये वाला एंगल 2 थीटा उसके बराबर हो गया। क्लियर है बात? ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए कुछ नेमिंग कर देते हैं। यहाँ से हम पॉइंट से एक नॉर्मल फॉल कराएंगे, इस सरफेस पे उसका नाम कर देते हैं एन, ताकि हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट हो पाए इसलिए। ठीक है बेटा। सो नाम कर देते हैं कुछ, इसका पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, देन पॉइंट्स हमारे क्लियर है। ठीक है, चलिए डेरिवेशनल प्रूफ करते हैं। इसका डेरिवेशन किस तरह से होगा बेटा, प्रूफ चलो देखते हैं इसको। तो डेरिवेशनली बात करी थी ऐसे, अगर हम देखें तो देखो इन ट्राइंगल देखते हैं, इन ट्राइंगल देखो ए एन सी। अगर मैं ए एन सी, ये जो ट्राइंगल है ए एन सी राइट एंगल ट्राइंगल जो बन रहा है, इसकी बात करूं, इसे अलग से ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से दिखेगा बेटा। ए एन सी ट्राइंगल हमारा अलग से बना देते हैं इसको, ए एन सी। एन पर राइट एंगल ट्राइंगल हो रहा है, सी थीटा है और ए भी हमारा थीटा है। अगर ऐसा है बेटा तो जरा ध्यान दो कि tan थीटा कितना होता है, एंगल के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस होती है, उसके नीचे वाली बेस होती है। सो tan थीटा बच्चों यहाँ से कितना आएगा, अगर हम निकालें तो tan थीटा एक्यूरेटली हमारा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो p बाय b यानी an बाय nc हमारा रेशियो हो जाएगा। तो an अपॉन nc इज द रेशियो ऑफ tan थीटा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बेटा से। ठीक है। अब मैंने आपको कहा था अपर्चर या जो हमारे एंगल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, अपर्चर के छोटे होने की वजह से, ड्यू टू अपर्चर इज वेरी स्मॉल, क्या होगा यहाँ पर, जो हमारा tan थीटा है बच्चों वो लगभग जो हमारा tan थीटा है बेटा वो लगभग थीटा बन जाता है। अगर tan थीटा हमारा थीटा बन जाएगा तो इससे होगा क्या, जो ये, और अगर tan थीटा हमारा थीटा हो जाएगा तो अब जरा ध्यान दीजिए, अपर्चर बहुत छोटा है तो ये जो नॉर्मल पॉइंट आउट करी जाएगी ये नॉर्मल मिरर के बिल्कुल क्लोज होगी, यानी जो पॉइंट n है वो लगभग p पर आके लाई करेगा। और अगर ऐसा है n अगर p पर आके लाई कर रहा है बेटा, तो जरा ध्यान दो कि n अगर p पर जाकर लाई कर रहा है तो हमारा ये रिलेशन हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू an अपॉन
PC, ये इक्वेशन बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर होती है बात? ठीक है बेटा, अब देखिए इन ट्राइंगल, देखिए बच्चों ट्राइंगल ANF, ये छोटा वाला ट्राइंगल अगर हम देखें ANF, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जहाँ पर N हमारा राइट एंगल है, ये थीटा है, ये थीटा है। बच्चों ध्यान देना, अगर इसमें देखें तो परपेंडिकुलर सामने वाली और बेस हमारी नीचे वाली होती है। तो यहाँ पर एंगल कितना है जरा ध्यान दो, सॉरी एक सेकंड के, दैट इज 2 थीटा, दैट इज नॉट थीटा, दैट इज 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा है तो tan हमारा tan ऑफ 2 थीटा कितना हो जाएगा बेटा? tan ऑफ 2 थीटा इज परपेंडिकुलर यानी AN अपॉन बेस, यानी कि ये हमारा है बेटा NF हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अब फिर से वही बात कि स्मॉल अपर्चर है, ड्यू टू स्मॉल अपर्चर क्या हो जाएगा बच्चों? अपर्चर स्मॉल होने की वजह से NP पर लाई कर जाएगा और 2 थीटा जो है वो लगभग tan 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। इससे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2 थीटा इज इक्वल्स टू AN/NF, हमारी इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। और अगर मैं इन दोनों यहाँ से थीटा निकाल लूँ बेटा, अब इसे 4 ना माने, अभी इक्वेशन थीटा निकालूँ तो AN बाई कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ NF हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। बच्चों यहाँ भी थीटा का रिलेशन आया, यहाँ भी थीटा का रिलेशन आया, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 4, यहाँ क्या होगा बेटा? थीटा बराबर होगा थीटा के, तो ये जो थीटा है वो AN/PC है, ये बराबर हो जाएगा बेटा AN/ट्वाइस ऑफ NF के। AN से AN डिवाइड हो जाएगा बेटा 1 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखिए 1/PC इज इक्वल्स टू 1/ट्वाइस ऑफ NF। थोड़ा सा गौर फरमाइए बच्चों इस रिलेशन के अंदर। तो पोल से फोकस तक का जो रिलेशन होता है वो हमारा फोकल लेंथ डिस्टेंस कहलाता है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। तो बच्चों पोल से फोकस यानी कि NF इज इक्वल्स टू PF हो जाएगा यहाँ पर बेटा, NP के बराबर है इसीलिए। और अगर NP के बराबर है PF हो जाएगा, तो PF हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा? दिस इज फोकल लेंथ। PC क्या है बेटा? P से लेकर C तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और PF क्या है बेटा? ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगी, या आप ये भी कह सकते हो बच्चों फोकल लेंथ बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन हो गया बच्चों किसके बीच में? F यानी कि फोकल लेंथ एंड R यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, जो हमने प्रूव कर दिया कौन से मिरर से बच्चों? ये हमने प्रूव करा है कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से। इससे पहले जो प्रूव किया था वो कॉन्केव से था। ये हमारा डेरिवेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर से, दोनों में से कोई भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे, दोनों ही देखने हैं, बहुत ईजी है। इसको नोट कर लीजिए नोटबुक में अपनी प्रॉपर स्टेप के साथ, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई है तो। अदरवाइज मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो। टाटा बाय बाय।